वेलकम स्टूडेंट्स। मैं एल.के. झा, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से आरआरबी एनटीपीसी मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 के जीएस पार्ट को डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न है, एक 61 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान पर एशिया के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना हुई? ईपीजेड की पहली स्थापना जो हुई भारत में, जो एशिया की पहली है, वह कांडला में 1965 ईस्वी में की गई। ये कांडला कहाँ है? गुजरात में। यहाँ ईपीसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इसके द्वारा यहाँ जो कुछ उत्पादन होगी, यहाँ जो प्रोडक्शन होगी, वह पूरी तरह 100% निर्यात के लिए की गई। इस प्रकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह की कदम भारत में कांडला से शुरू की गई, जो एशिया की प्रथम रही। सेज स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन की 1 अप्रैल 2000 ईस्वी से भारत सरकार ने शुरू किया, और इस सेज का उद्देश्य भी विशेष आर्थिक क्षेत्र जिनको विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा रियायत दी जाती है और उस क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास की संभावना को तलाशा जाता है। एज एग्रो इकोनॉमिक्स जोन, जिसके द्वारा विशेष कृषि आर्थिक क्षेत्र बनाया गया, जिसमें कृषि के विभिन्न फसल की, जिस तरह टमाटर है, आलू है, विभिन्न प्रकार की फल फूल सब्जियां हैं, उनके लिए विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित की गई है। इन सब का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है। 62 प्रश्न है, रेल बजट सामान्य बजट से सर्वप्रथम कब अलग किया गया? तो हम देखेंगे कि रेल बजट सर्वप्रथम साधारण बजट के साथ कब प्रस्तुत किया गया? तो एक समिति बनाई गई थी 1920-21 में, जिसका नाम है एकवर्थ कमेटी के रिपोर्ट पर 1924-25 में रेल बजट सर्वप्रथम दिखाया गया, और अंतिम बार 2016 में रेल बजट आया। कहने का अर्थ है 2017 में रेल बजट को साधारण बजट के साथ फिर मर्ज कर दिया गया है। 1924-25 में सर्वप्रथम जो रेल बजट साधारण बजट से अलग हुई, वह 2017-18 के बजट में 17 में बजट को पूरी तरह मर्ज कर दिया गया। 2016 तक रेल बजट साधारण बजट तक के साथ साथ आते रहा। बजट को भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, जिसका उल्लेख 112 अनुच्छेद में किया गया है। 63 प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण किया? तो हम देखेंगे कि पश्चिम गंग वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण किया। पल्लव वंश के शासक भी इस उपाधि को आगे चलकर धारण किया। बकाटक वंश के संस्थापक बिंदु शक्ति थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंहसेन थे। पश्चिम गंग वंश लगभग 350 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक यह अपना प्रभाव पश्चिम घाट में रखा। कदम वंश की राजधानी नवसारी में था। 64 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? तो सूती वस्त्र उद्योग
जैसा कि आप जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। कपास का जन्मभूमि भी भारत है। कृषि पर आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार भी हमें सूती वस्त्र उद्योग से ही मिलती है। सबसे अधिक सूती वस्त्र का निर्यात हम अमेरिका को कहते हैं। सूती वस्त्र उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। 65 प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड। गैनीमेड जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। ये जुपिटर का उपग्रह है। टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये शनि का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह मिरांडा। यूरेनस का उपग्रह है। मिरांडा यूरेनस का उपग्रह है। 66 है भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो प्रादीपीय भारत। प्रादीपीय भारत का भूखंड जो है वह प्राचीनतम है। जो पेलियोजोइक युग पूरा जीवी इरा महाकल्प काल से जुड़ा हुआ है। ये 51 करोड़ से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। पेलाजोइक युग सबसे महत्वपूर्ण, पेलाजोइक इरा सबसे महत्वपूर्ण इरा है। अधिकांश जीवों की उत्पत्ति इसी जो है पूरा जीवी महाकल्प में हुआ, पेलिजोइक इरा में हुआ। दूसरा है मिसोजोइक इरा मध्यजीवी महाकल्प को कहते हैं। और तीसरा है जिसमें नूतन जीवी महाकल्प कहते हैं, जो आधुनिक काल है। तो जीव की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल में हुई, जलीय जीव की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम एक कोशीय जीव की उत्पत्ति हुई। तो भारत का प्रादीपीय भारत का जो क्षेत्र है वह पेलाजोइक युग से संबंधित है, जो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, जो 8 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे नवीनतम भाग भारत का हिमालय पर्वत क्षेत्र है, जो मेसाजोइक युग के अंतिम चरण में लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व में इसकी उत्पत्ति हुई। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म बंगाल के नदिया जिला में हुआ। निमाइन पंडित इनका नाम था और ये भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दिया। आज जो बरसार में जो होली खेली जाती है, मथुरा का जो आज आप आधुनिकता देखते हैं, इसमें चैतन्य महाप्रभु ने ही इस क्षेत्र को चर्चित किया। चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में कृष्ण भक्ति से शुरुआत किया, संकीर्तन गोसाई पंथ की स्थापना इन्होंने किया। संकीर्तन की शुरुआत, यानी हम लोग सामूहिक रूप से जो पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, इसकी हालांकि सामूहिक रूप से पूजा बौद्ध धर्म की देन है, लेकिन इन्होंने संकीर्तन के द्वारा राधा कृष्ण की प्रेम लीला को बताने का प्रयास किए। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने वाले संत रामानंद की देन है। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। एकानाथ, नामदेव, हलधर, चंद्रधर आदि जो है महाराष्ट्र के भक्तिकालीन कवि हैं। 68 प्रश्न है, कौन से पुरुष महिला का समान वेतन वाला विश्व का पहला देश? तो आइसलैंड दुनिया का ये पहला देश है जो समान वेतन महिला और पुरुष देने वाला देश हो गया। हालांकि हमारी संविधान जो है, भारत की संविधान, इसमें भी नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट रूप से 39 आर्टिकल में
39A में लिखा हुआ है, संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि समान कार्यों के लिए समान वेतन। इसका अर्थ हुआ कि एक ही प्रकार की कार्य सब कंडीशन एक हो और महिला और पुरुष यदि करते हैं तो दोनों को एक ही समान वेतन मिलेगी। 69 प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण, आकृति तथा व्यवहार का विवरण अथवा दूसरे शब्दों में विशिष्ट स्वरूप अथवा विशेषण प्रकार। तो जीवों के वर्गीकरण के दृष्टांक, माने दृष्टांक का अर्थ होता है उदाहरण, या आकृति या व्यवहार का जो विवरण है वह विशेष अथवा विशेष प्रकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन जीवों के उत्पत्ति से संबंधित विकासवादी सिद्धांत दिया, उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत डी ह्यूग ने दिया और हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत दिया। दी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज 1859 में चार्ल्स डार्विन द्वारा विकासवादी सिद्धांत का प्रमाणित पुस्तक बनकर उभरा। मानव की उत्पत्ति किससे हुई? तो मानव की उत्पत्ति पशु से हुई। पशु में कौन सी पशु रही होगी? तो बंदर प्रजाति की चिंपांजी से संभवतः मानव की उत्पत्ति हुई होगी। ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई, जो मानव के प्रथम पूर्वज थे। 70 प्रश्न है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का आधिकारिक निवास सह कार्यालय क्या कहलाता है? तो बंग भवन कहलाता है। ये बंग भवन जो है ये ढाका में है। जो बंग भवन वहाँ के राष्ट्रपति की अधिकारिता निवास स्थान है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। सोनार बंगला हमार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। 71 प्रश्न है, सामान्यतः धातु होती है। तो हम देखेंगे सामान्यतः धातु जो होते हैं अर्धवर्णीय और तन्य होते हैं, उष्मा के कुचालक नहीं होते हैं। तो इस अर्थ में हम आंसर देखेंगे कि 1 के ए और 2, 1 और 2 जो धातु संबंधित आपका उत्तर है 1 और 2 अधार्त वर्धनीय और तन्य, यह धातु का गुण होता है। धातु का गुण, धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो उष्मा की कुचालक तीसरा विकल्प दिया गया है, इसलिए उष्मा का कुचालक नहीं होगा। अधातु उष्मा का कुचालक होता है और धातु उष्मा का चालक होता है। सबसे ज़्यादा अधार्तवर्तनीय तत्व जो होता है वह सोना है। सोना को हम अधिक से अधिक विस्तार कर सकते हैं, उसको चौड़ा कर सकते हैं, और सबसे अधिक सुचालक जो है वह चांदी होता है। 72 क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत के द्वारा जॉन डाल्टन ने बताया कि सबसे छोटा जो पदार्थ का कण है वह परमाणु है और जिसका अविभाज्य है, यानी विभाजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं जे थॉम्पसन ने यह परमाणु को खंडित कर दिया कि परमाणु अविभाज्य है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। जे थॉम्पसन ने यह प्रमाणित किया कि परमाणु विभाज्य है, उसको विभाजित किया जा सकता है। परमाणु के 3 मौलिक कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज चैडविक ने किया, न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्पसन ने किया। तत्व किसी भी प्रकार के, एक ही प्रकार के किसी भी अधिक मात्रा में द्रव्यमान से जो संघटित होता है उसे हम तत्व कहते हैं। अणु जो है, जो स्वतंत्र रूप में अभिक्रिया करने में सक्षम होता है। यौगिक जब निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में हम मिलाते हैं तो उससे जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं, जिसका अनुपात निश्चित होता है। जिस तरह जल एक यौगिक है। जल में हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का जो है एक निश्चित अनुपात जो है रहता है, जिस कारण जल एक यौगिक के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक निश्चित अनुपात जल में रहता है। 73 अनुच्छेद है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित बातों को समावेश किया गया है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक के लिए की जाती है। 1993 से निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया है, यानी 1 अक्टूबर 1993 से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनकी उम्र सीमा 62 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो वह निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयुक्त का मुख्य कार्य शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराना, राजनीतिक पार्टी को दर्जा देना, राजनीतिक पार्टियों से के चिन्ह उपलब्ध कराना, चुनाव की सभी प्रक्रिया का अधीक्षण, निरीक्षण और समापन यह निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 75 प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है? तो भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अधीन और 165 के अधीन महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। तो पहला और दूसरा यानी भारत के महान्यायवादी और राज्य के राज्यपाल की जो है कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है। 76 अनुच्छेद में है कि महान्यायवादी तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी, विश्वास होगी। उसी प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति हालांकि 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन उससे पूर्व ही राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। यानी ये दोनों पद जो है प्रसाद पर्यंत के रूप में होते हैं। 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है। एडवोकेट जनरल राज्यपाल के इच्छा पर निर्भर करता है। जब तक प्रसाद पर्यंत रहेंगे तब तक वे अपने पद पर रहेंगे। भारत के केग जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में कहा गया है कि इनको उन्हीं विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी इनको हटाने के लिए महाभियोग लाना होगा। 75 है, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य परिस्थिति में अमाशय से आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रक्षा करता है? तो संश्लेषमा द्वारा हाइड्रोलिक अम्ल की रक्षा किया जाता है। हाइड्रोलिक अम्ल जो कि पाचन क्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि अम्बाशय के अक्साटलिक ग्रंथि से निकलती है और अम्बाशय से ही जठर रस गैस्ट्रिक जूस भी निकलती है, जिसमें एंजाइम पेप्सिन महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारे पचाने के लिए काम में आया जाता है। अम्बाशय जो शरीर के पाचन क्रिया, जहां अमाशय में भोजन हमारा लगभग 4 घंटा तक रहता है और इस प्रक्रिया में फिर बड़ी आंत, छोटी आंत में भोजन को अंतिम रूप से जो है पाचन क्रिया होती है। अंतिम रूप से छोटी आंत में जाकर जब हमारी पाचन जाती है तो वहाँ पूरी तरह स्वांगीकरण कर लिया जाता है और फिर भोजन के जो ऊर्जा होती है वह शरीर के विभिन्न भागों में उपयोगी होने लगता है और उनके अवशेष पदार्थ मल द्वार से बाहर निकलता है। लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो हमें पचाने में सहयोग करता है। साथ में जब हम रोटी बहुत देर चबाते हैं तो वह मीठा लगता है, उसका कारण है टाइलिन। 76 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है?
तो हम देखेंगे कि इस प्रश्न के बारे में कि स्वर्ण काल के बारे में जो स्पष्ट विचार है वह इन विद्वानों में A.L. श्रीवास्तव ने कला और साहित्य के लिए मुगल काल का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा है। B.A. स्मिथ, एल्फिंस्टन आदि विद्वानों ने इसे नकारा है। हालांकि यदुनाथ सरकार ने उन्हें एक संतुलित रूप देने का प्रयास किया है। हम यह जानना चाहेंगे कि स्वर्ण काल क्या होता है। जब किसी काल में ऐसा प्रतिमान स्थापित हो जाए जो युग युगांतर तक देशातीत कालातीत हो और जो मानव के लिए अनुकरणीय हो, मानव उससे सीख ले, मानव उसकी चर्चा कर गर्वान्वित हो, उससे मानव को प्रेरणा मिले। ऐसा यदि कहीं भी कभी किसी काल में कोई बात हो किसी भी क्षेत्र में तो हम उसे स्वर्ण काल कह सकते हैं। स्वाभाविक है कि स्वर्ण काल किसी भी काल में सर्वांगीक नहीं हो सकती है, सभी क्षेत्रों में नहीं देखी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में किसी विशिष्ट समय में स्वर्ण काल कहलाने के अधिकारी हो सकती है, जैसा कि गुप्त काल को भारत में साहित्य और संस्कृति के दृष्टि से हम स्वर्ण काल कह सकते हैं। इसी प्रकार अकबर के काल को हिंदी साहित्य के लिए, औरंगजेब के काल को संगीत के लिए, जहांगीर के काल को चित्रकला के लिए स्वर्ण काल कहा जा सकता है। इसी प्रकार हम शाहजहां के काल को भी वास्तुकला के लिए स्वर्ण काल कह सकते हैं। 77 प्रश्न निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो द्वैत शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैत शासन रहा। रॉबर्ट क्लाइव जो है द्वैत शासन बंगाल में लाया था और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त किया। द्वैत शासन बहुत ही दुखदायी रही। 1770-72 में बंगाल में पहली बार अकाल आ गई कि जबकि बंगाल एक समृद्ध प्रांत, मध्यकाल में सबसे समृद्ध प्रांत माना गया था। बंगाल में द्वैत शासन के दौरान लूट खसोट का शासन रहा। जैसा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि ऐसा पथभ्रष्ट जो है शासन व्यवस्था सब संसार में कहीं नहीं देखा गया जैसा कि बंगाल में रहा। तो बंगाल में द्वैत शासन जो बक्सर की संधि के बाद इलाहाबाद की बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद के संधि के बाद जो दीवानी अधिकार मिला, उस स्थिति में बंगाल में के नवाब से जो है द्वैत शासन की शुरुआत हुआ। द्वैत शासन ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन डायरकी का अर्थ हुआ कि शासन को दो भाग में बांट दिया गया। सदर ए निजामत का भार नवाब पर दे दिया गया, यानी कि प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी नवाब है। यदि विद्रोह हो, भूखा है, कोई हिंसक वातावरण हो तो वह किसके राज में हुआ? नवाब के राज में हुआ। और जबकि वित्तीय मामलों में सभी अधिकार रॉबर्ट क्लाइव ने ले लिया, अंग्रेज ने ले लिया, यानी वित्त मामला का प्रभारी अंग्रेज बन गया। यही बंगाल में द्वैत शासन था जिससे भारी अव्यवस्था उत्पन्न हुई। महाराजा रंजीत सिंह का समय 1798 से 1839 तक है। महाराजा रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाह शुजा से। शाह शुजा कौन थे? तो शाह शुजा ये अफगानिस्तान के राजकुमार थे। कोहिनूर हीरा जितना ही चमचमाती, कोई वस्तु जितना चमचमाती है उसकी कहानी या उसको प्राप्त करना अथवा उससे संबंधित बातें भी उतने ही बड़ी ही भयावह होती है, बड़ी ही कौतूहलपूर्ण होता है। हम कोहिनूर हीरा पर अभी कुछ बताने जा रहे हैं। कोहिनूर हीरा की बार बार चर्चा होती है। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से निकाला गया, जो भारत में सर्वश्रेष्ठ हीरा की चमक मानी जाती है। हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकती है। कोहिनूर हीरा को मुगल काल में मीर जुल्मा, गोलकुंडा के जो प्रधानमंत्री थे, वह मीर जुल्मा ने औरंगजेब को दिया, जो दक्षिण में गवर्नर थे। वह शाहजहां को सौंप दिया, राजा थे शाहजहां। शाहजहां ने कोहिनूर हीरा तो तख्त ताउस में लगाया, लेकिन कोहिनूर हीरा को नादिर शाह जब तख्त ताउस लेके चला गया, कहने का अर्थ है कि जब वे मयूर सिंहासन लिफ्ट के ले गया तो नादिर शाह के पास चला गया। और
नादिर शाह के पास चला गया। नादिर शाह का एक सेनापति था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। जब नादिर शाह पागल हो गया तो अहमद शाह अब्दाली ने वो कोहिनूर हीरा ले लिया और काबुल में दुरानी वंश की स्थापना किया। यही अहमद शाह अब्दाली के वंशज है कौन? शाह शुजा। और शाह शुजा से जब अमृतसर की संधि हुई है रंजीत सिंह के साथ, तो ये शाह शुजा को 1838 ईस्वी में तो अमृतसर की संधि द्वारा त्रिपक्षीय संधि हुआ ऑकलैंड, शाह शुजा और रंजीत सिंह के बीच। तो रंजीत सिंह के पास आ गया और रंजीत सिंह के वंशज से फिर लॉर्ड डलहौजी ने यह महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया, अभी ब्रिटेन में है। 79 लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने क्या किया? मराठा से संधि कर लिया। कौन सी संधि हुई? बसिन की सहायक संधि से मराठा ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को बेच दिया। फिर सुरजी अर्जुन गांव की संधि आगे चलकर सिंधिया के साथ किया। देवगांव की संधि जो है होलकर के साथ, राजपुर घाट की संधि भोसले के साथ किया गया। इस प्रकार हम देखेंगे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा है, इन्होंने ब्लेजली के साथ सहायक संधि किया। ब्लेजली के साथ सहायक संधि करने वाला प्रथम व्यक्ति हैदराबाद के निजाम सलाबत जंग थे। 1798 में। 80 प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अध्यक्ष स्थापना जो है ढाका के नवाब सलीम मुल्ला की अध्यक्षता में हुआ और इसके स्थापना में आगा खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर सैयद अहमद खां मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार के जनक थे, अग्रदूत थे। 81 प्रश्न में कौन सा आत्मीय सभा की स्थापना किया? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। अरविंद घोष ने पांडिचेरी के अरबिले में अरविंद आश्रम की स्थापना किया। 82 प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में ब्रिटेन में राजा राम राय की मृत्यु होने पर इस ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को एक नई दिशा दी। हालांकि बाद में ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और भारत के ब्रह्म समाज नाम से 2 भागों में बट गया। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, निराकार देवता में विश्वास करते थे, रूढ़िवादी और अंधविश्वास के इन्होंने विरोध किया। 83 क्वेश्चन है, कवि बान निवासी थे तो ये थानेश्वर के निवासी थे। जैसा कि जानते हैं बान भट्ट ये हर्षवर्धन के राज कवि थे। बान भट्ट ने हर्षचरित्र कादम्बरी पार्वती परिणय जैसी पुस्तक की रचना की। हर्षचरित्र भारत में किसी राजा की प्रथम चरित्र पुस्तक है। जैसा कि जानते हैं कि पुष्पभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया और बान भट्ट
हर्ष के दरबार के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। हर्ष चरित्र जो है काफ़ी ऐतिहासिक हमें जानकारी देती है। हर्ष चरित्र के 8 भाग है। 84 प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो शेरशाह। शेरशाह ने पटना को 1541 में पटना शहर को बसाया। पाटलिपुत्र को एक नवीनीकरण किया, रिन्यूअल किया शेरशाह ने 1541 में और इसका नाम पटना दिया। पटना को राजधानी बनाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक थे, वह थे कौन? शेरशाह। इससे पहले मध्यकाल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी, लेकिन बिहार शरीफ के स्थान पर पटना राजधानी बनाने का श्रेय शेरशाह को जाता है। इसके बाद यह बना रह गया। अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल के प्रसिद्ध राजा थे। इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम राजा थे। राजकुमार अजीमाबाद औरंगजेब के पोता जो बिहार में जब गवर्नर बनकर आया तो पटना को एक नया नाम दे दिया। 1907 ईस्वी में इन्होंने अजीमाबाद नाम दे दिया, तो पटना का एक नया नाम था अजीमाबाद भी। उससे पहले पाटलिपुत्रा, पुष्पुत्र, कुसुमपुर, पाटिल ग्राम आदि नामों से जाना जाता था। 85 प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय क्या लगता है? तो साधारणतः हम लोग 365 दिन कहते हैं, लेकिन यहाँ एक्यूरेसी देखा जाए तो 365.25 दिन होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि लीप ईयर वर्ष हम प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जनवरी को 28 दिन को नहीं बनाकर 29 दिन को मानते हैं। क्यों? कि 4 वर्ष में 6 चौक 24 घंटा लगभग हो जाती है 4 वर्ष पर, इसलिए 1 दिन बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक है 365 दिन नहीं होगा। 365.25 को जब आप इंटू करें तो उस स्थिति में देखेंगे कुछ शेष बचेगा समय, और वही शेष 4 साल में लगभग 1 दिन के बराबर हो जाता है। इसलिए इसे लीप ईयर वर्ष, अधिवर्ष के रूप में जानते हैं। अधिवर्ष वर्ष जिस बार होती है उस बार 366 दिन का दिन होता है और फरवरी 29 दिनों का हो जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो स्वाभाविक है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है कौन होगा? शुक्र है। जो सूर्य के समीप होगा वह सबसे गर्म होगा। एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। सूर्य की ताप जो लगभग 6000 सेल्सियस है उसकी बाहरी कोर का, और सूर्य के सबसे समीप जो है शुक्र के ताप अधिक होता है। इसलिए सूर्य को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, चमकता हुआ तारा आदि नामों से भी सूर्य को हम जानते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं मंगल ग्रह जो है इसका 2 उपग्रह है, डिमोस और फेबोस। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। 88 है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण करता है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है वह है सुंदरबन। ये सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है। सुंदरी नाम के वृक्ष अधिक पाए जाने के कारण इसे हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सुंदरबन का डेल्टा। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा है। मिसिसिपी, मिसौरी अमेरिका से संबंधित है। कनाडा, अमेरिका, वहाँ भी डेल्टा का निर्माण होती है। यांग सिटी, कियांग और हवांगो ये चीन से संबंधित है। हवांगो नदी को चीन में पीली नदी, येलो नदी के नाम से जाना जाता है। 89 प्रश्न है कि कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह है भार ह्रास मूलक नियम। कपास उद्योग जो है भार ह्रास मूलक नियम से जुड़ा हुआ है। यानी कपास उद्योग के लिए हम जैसा कि जानते हैं कि कपास उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कपास वहाँ उत्पन्न होगी जहाँ नमी भूमि में अधिक हो। मृदा में, मिट्टी में जब नमी अधिक होगी तो वहीं नमी के क्षेत्र में ही कपास की बेहतर रेशा तैयार होगा। और फिर रेशा को बीनने के लिए भी, रेशा जब बनाते हैं
टाँकते हैं, उस समय भी रेशा जब तैयार करते हैं कपास से, उस समय भी नमी की ज़रूरत होती है, नहीं तो धागा अधिक टूटती है। और इसमें भार ह्रास मूलक का अर्थ हुआ कि कपास की समय के साथ उसकी जो है उसमें वेट में कमी आती है। जो हम कपास की उत्पादन बढ़ाते हैं अथवा उसकी एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, उसमें नमी की जो मात्रा है वह यदि समय के साथ घटता है, जिस तरह हम एक ड्राई करेंगे दूसरे ड्राई में ले जाने पर उसमें बहुत सारे अवशेष निकलते रहते हैं। इस आधार पर भार ह्रास मूलक उद्योग के नाम से जाना जाता है। कपास उद्योग भारत का सबसे प्राचीनतम माने सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। कपास का जन्मभूमि भारत है। भारत में इसे सिंधु घाटी से इसकी उद्भव मानी जाती है, जिसे यूनानी लोग सिंधु घाटी से मिला हुआ कपास का नाम क्या दिया था? सिंडोन। स्पष्ट हो गया, सिंधु क्षेत्र के कारण कपास को सिंडोन भी कहा गया। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है, तब पेलाजोइक कल्प में होगा। जैसा कि अभी हमने आपको चर्चा किया है कि पूरा जीवी महाकल्प पेलाजोइक महाकल्प हुआ, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश पर्वत का निर्माण किया गया है। भारत का प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय भाग है और प्रायद्वीपीय भाग में भूकंप नहीं आ सकता है। भारत का नवीनतम क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है, जो नवीनतम पर्वत का भी उदाहरण है। और भारत में सबसे प्राचीन पर्वत यानी सबसे अवशिष्ट, जिसको आप अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, वह जो है आरावली पर्वत है। और सबसे नवीनतम पर्वत शिवालिका श्रेणी है। 91 है। सेल्सियस स्केल पर मानव का तापमान क्या होगा? तो 36.96 सेल्सियस। इसे हम फ़ारेनहाइट में जब नापेंगे तो हमारा मानव का तापमान होता है 6 फ़ारेनहाइट होता है। हमारा तापमान इतना होना चाहिए 98.6 फ़ारेनहाइट। यदि इससे कम या अधिक होता है तो हमारी शरीर की जो ग्लैंड है उसमें अवरुद्धता उत्पन्न होती है, अव्यवस्थित होने लगता है। इससे अधिक होने पर हमें बुखार आती है। सबसे अधिक ताप जो है स्तनधारी में बकरी का होता है। बकरी के तापमान 39 सेल्सियस होता है, जो स्तनधारी में सबसे अधिक होता है। सेल्सियस ताप में हिमांक बिंदु को 0 और मेल्टिंग पॉइंट को 100 रखा गया है, जिसे समान रूप से 100 भागों में बांट दिया गया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जैसा कि जानते हैं कि हम बृहस्पति है, जो बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे हम पीला ग्रह भी कहते हैं। सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का ही उपग्रह है, जो गैनीमीड है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का टाइटन है, जो कि शनि ग्रह का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शनि ग्रह के पास वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह है। शनि ग्रह के पास कितना? 82 उपग्रह हो गया है। और बृहस्पति ग्रह के पास जो है सेकेंड पोजीशन पर जो है बृहस्पति ग्रह है, जिनके पास 79 उपग्रह है। तो सबसे अधिक उपग्रह वर्तमान में शनि ग्रह के पास है, 82 है, और 79 जो है बृहस्पति ग्रह के पास उपग्रह है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, डिमोस और फेबोस, और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है। 93 हवा में जिन गैसों की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हवा में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, जो लगभग 78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 20% से अधिक होती है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। इसके अतिरिक्त अक्रिय गैस आदि की भी मात्रा पाई जाती है। लेकिन गौर करना है कि पृथ्वी की ये स्तर नीचे की बात की हो रही है, क्षोभ मंडल की बात हो रही है। लेकिन जब हम पृथ्वी की ऊपरी परत में जाएंगे, पृथ्वी से बाहर वायुमंडल अंतरिक्ष में जाएंगे,
तो उस स्थिति में इसकी मात्रा स्नेह स्नेह घटने लगती है, और जब हम ब्रह्मांड में जाते हैं उस समय हाइड्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, अथवा जितने भी करोड़ों तारे हैं, इन तारों का स्रोत है हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन। तो हाइड्रोजन जिसमें लगभग 70% होता है और शेष हीलियम आदि गैस पाए जाते हैं। तो जो आपकी हवा की बनावट है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% होगी। 94 है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक बंधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि स्त्री की गुणसूत्र जो स्त्री में जो पाया जाता है वह XX जीन और पुरुष में XY जीन पाया जाता है, एक ही X पाया जाता है। इसलिए यह ब्लेंडनेस जो है यह बीमारी मुक्त पुरुष में पाया जाता है। यह आनुवांशिकता बीमारी है। हालांकि इस बीमारी से महिला, इस बीमारी के वाहक जो होता है यानी जो जिससे फैलता है वह महिला होती है, लेकिन यह पुरुष में मुक्त होता है। महिला में तभी हो सकता है जब उसके जीन में किसी प्रकार की कुरूपता आ जाए। 95, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो 23 अक्षांश पर हम देखते हैं 23 अक्षांश से 30 अक्षांश के बीच हम देखते हैं कि मरुभूमि यानी डेजर्ट यानी कि मरुस्थल अधिक पाया जाता है। इसके कई कारण हैं। इसका मुख्य कारण है व्यापारिक हवा, दूसरा कारण है महासागरीय ठंडी महासागरीय जलधारा, तीसरा इसका एक कारण है अपतटीय होना यानी तट नहीं होना पास में, और चौथा एक कारण जो सबसे महत्वपूर्ण कारण में आता है वह है वृष्टि छाया यानी उस क्षेत्र में वर्षा कम होना, क्योंकि अपतटीय होने के कारण जलवाष्प की कमी होती है, और जलवाष्प की कमी होने के कारण उस क्षेत्र में बारिश कम हो पाती है। इसलिए उस क्षेत्र में मरुस्थल की स्थिति होती है। मरुस्थल को 4 प्रकार में बांटा जाता है: उष्ण या उपोष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल, अपतटीय मरुस्थल, और इसके अतिरिक्त एक जो है पर्वतीय मरुस्थल, यानी कि जिस क्षेत्र में जो है अधिक से अधिक जो है पर्वत हो, लेकिन उस क्षेत्र में कंक्रीट भूमि की बहुलता हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मरुस्थल के अक्षांश के कारण उनकी जलवायु जो उनका प्रभाव पड़ता है, जिस कारण उस क्षेत्र की भूमि अधिक से अधिक मरुस्थल होती है। मरुस्थल फैलने का एक बहुत बड़ा कारण है हवा का प्रवाह। जब हवा बहती है तो धीरे धीरे वो बालू को उड़ाते जाता है। इस स्थिति में भी मरुस्थल का विस्तार होता है, जिसको रोकने के लिए पंक्तिबद्ध हम वन लगा सकते हैं। 96, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई। पृथ्वी की सतह से जो आपका विकल्प है उसमें 40 से 50 हम दे सकते हैं। साधारणतः 32 से 60 किलोमीटर के बीच में जो है ओजोन परत का जो है अधिक विस्तार है, जो समताप मंडल की ऊपरी परत है। तो समताप मंडल ओजोन परत का मोटाई किसी एक जगह एक तरह नहीं होता है, क्योंकि वह स्थान समय के माने उसके क्षेत्र के साथ कुछ कटिबंध के साथ कुछ परिवर्तन देखने को मिलती है। ओजोन परत जो ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन के एक परत बनाए जाते हैं। ओजोन परत को CFC गैस से काफ़ी शीतल गैस, जिसमें CFC सबसे महत्वपूर्ण है, काफ़ी क्षति उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण हम यह भी जानते हैं कि मार्टियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में आयोजित किया गया, जिसके कारण ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले 8 महत्वपूर्ण गैसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1985 में पहली बार ओजोन परत में छेद देखा गया। वर्तमान में हम ओजोन परत को फिर कंपेंसेट करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्यावरणविद हर स्तर पर प्रयास कर रही है। तो ओजोन परत को पृथ्वी का कवच भी, सुरक्षा कवच भी कहते हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरण को रोकते हैं। 97, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके, लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूने पर लोहा का गुटका अधिक ठंडा लगेगा।
इसका कारण है कि लोहा क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। लकड़ी की अपेक्षा जो सूखा हुआ लकड़ी है वह जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो जो अधिक सुचालक होगा उसमें ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफर अधिक होता है। इसी कारण हम देखते हैं ठंडा में लोहा छूने पर हमें ठंडा लगता है, लेकिन अधिक ठंडा लगता है लकड़ी के सामान छूने पर हमें कम ठंडा लगता है, क्योंकि वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है लकड़ी। 98 किसी परमाणु नाभिक के आइसोटोप में वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बदलता रहता है। आइसोटोप समस्थानिक को हम आइसोटोप्स कहते हैं। जिस तरह उदाहरण के लिए मान लिया जाए हाइड्रोजन का, तो हम देखेंगे समस्थानिक है, सब में हाइड्रोजन का। यहां आप देखिए कि समस्थानिक हाइड्रोजन का हर जगह प्रोटॉन की संख्या तो एक ही है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समस्थानिक के साथ बदलता है, तो इसे हम समस्थानिक कहते हैं। समभारिक आइसोटोप्स समभारिक होता है जिसमें द्रव्यमान समान होता है, लेकिन द्रव्यमान समान होता है, लेकिन परमाणु की जो संख्या होती है वह क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उसे हम समभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। इसी प्रकार सम न्यूट्रॉन यानी जिसमें समान न्यूट्रॉन की संख्या हो, इसी प्रकार सम इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसमें समान इलेक्ट्रॉनिक की संख्या होती है। 99 मच्छर भगाने वाला दवाओं में सक्रिय होती है। तो मच्छर भगाने वाला दवा में एलिथ्रीन पाया जाता है। एलिथ्रीन के गंध से मच्छर के जो है अधिक प्रभावित करता है, जिसके कारण वह भागता है। एट्रोपिन जो है हृदय रोगी को दिया जाता है। एट्रोपिन के द्वारा हृदय गति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। उनके यदि बीपी में अंतर आता है तो उस पर एट्रोपिन का उन्हें सुई दिया जाता है। 2-आइसोपॉक्सीफिनाइल आदि जो है यह विभिन्न प्रकार के कीटनाशक आदि में प्रयोग लाया जाता है। 100वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है, तो आपका विकल्प होगा 2/3। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 70% से अधिक जल है और स्थल भाग की जो है लगभग 29% है और 70% से अधिक जल है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो है जल है। जल में मात्र 2.5% लगभग जल है जो मीठा जल है, जो हम लोग के पीने के लिए उपयोगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का 1/3 भाग पर सिर्फ लगभग प्रशांत महासागर का फैलाव है। पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है एशिया महादेश का है, और सबसे छोटा क्षेत्रफल जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश का है। धन्यवाद। वीडियो आप देखें और उस पर कमेंट जरूर करें। और एनटीपीसी एग्ज़ाम की डेट दी गई है, आगे संबंधित जो और एग्ज़ाम है उनकी भी डेट दी जाएगी। आप लोग से पूरा रिक्वेस्ट है कि अपने समय को पूरी पाबंदी के साथ तन मन से पढ़ने में लगाएं। धन्यवाद।